हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहाँ पे आपको मिलती है बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। दिस इज़ योर इंग्लिश एजुकेटर पलक रखियानी। इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 9th इंग्लिश की ब्रांड न्यू पोम नंबर 1, जिसका नाम है दी ग्रैंड मदर। इस पूरे वीडियो में मैं इस पोम यानी कविता का आपको दूंगी एक्सप्लेनेशन लाइन टू लाइन, यानी पोएट कवि क्या कहना चाहते हैं उसको हम डिटेल में समझेंगे एंड एट लास्ट आपको मिलेगी पोम की एक बढ़िया सी समरी जो आप एग्जाम में ज़रूर लिख के आ सकते हैं। सो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं क्रिस्टल क्लियर हो जाए। बिफोर वी मूव ऑन, लेट मी ऑल्सो टेल यू कि हमारे चैनल पे आपको मिलते हैं एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा बनाए गए सभी सब्जेक्ट के नोट्स। भाई वही नोट्स जो आप इतनी सारी किताबों से लेके बनाते हो, साल भर मेहनत करते हो, वो मेहनत हमने करी है आपके लिए। आपको बस क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है नोट्स करके, वहाँ से नोट्स को जाके ले लेना है। अब आ जाते हैं इस सेशन पे। एंड एवरी टाइम पलक मैम टेल्स यू टू कीप योर बुक्स विद यू, ताकि कोई भी डिफिकल्ट वर्ड हो, कुछ भी हो, होता क्या है पोम में जो है ना लाइंस इतनी कम होती हैं तो उसका सार समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो दैट इज़ व्हाट अ टीचर इज़ फॉर, इजंट इट। तो मैं इसलिए हूँ, आपको अच्छे से उसका मीनिंग समझाऊंगी। कहीं पे कोई फिगर ऑफ स्पीच आ रहा है तो उसकी अपन बात करेंगे, है ना। तो बुक साथ में रखना, बिकॉज वी ऑल नो वी हैव टू स्टडी अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। तो इंग्लिश को अभी साथ में ही टाइम दो। नाउ शुरुआत करते हैं हम बाय नोइंग हु इज़ द पोइट। अब पोइट का नाम जानना दो चीज़ों के लिए ज़रूरी है। सबसे पहला तो हम बात करें कि उस पोइट के बारे में जानोगे तो वो किस तरह की पोएम्स लिखता है, तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि भाई ये आने वाली पोएम किस तरह की है। एंड दूसरा, भाई मार्क्स चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नेम द पोएम एंड द पोइट। तो जब नाम लिख के आओगे तो जो चेकिंग करेंगी तुम्हारी कॉपी वो खुश हो जाएंगे और तुमको मार्क्स दे देंगे। ठीक है, तो मार्क्स के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। पोइट का नेम है रे यंग बेयर। Ray Young Bear, 1950, is a Native American poet and novelist of the Meskwaki tribe of North America। तो कहाँ के नेटिव है ये, कहाँ के रहने वाले हैं, अमेरिका, है ना, अमेरिका के रहने वाले पोएट हैं ये। ग्रोइंग अप ऑन द मेस्काकी ट्राइब। देखो हर जगह की अपनी अपनी ट्राइब होती है ना, जैसे इंडिया की अपनी अलग अलग ट्राइब्स हैं, कितनी बुंदेलखंड की ट्राइब अलग है, हर छोटी छोटी जगह की ट्राइब्स होती हैं। तो वैसे ही यहाँ पे हो सकता है आप इस नाम से ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हो, तो बस आपको ये समझना है कि वो कहाँ के थे, दैट्स इट। Growing up on the Meskwaki tribal settlement in Iowa, he was encouraged to learn English by his maternal grandmother, and he began to translate his poems into that language। तो अब तुम ये सोच रहोगे इन्हें इंग्लिश सीखने का कहाँ से जो है वो बोलते हैं ना, किसने इंस्पिरेशन दी उन्हें, तो उनकी मैटर्नल ग्रैंड मदर। मैटर्नल ग्रैंड मदर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, नानी जी। वहाँ तो खैर सब कुछ ग्रैंड मदर कर दिया, नानी हो दादी हो सबको ग्रैंड माँ, लेकिन अपने यहाँ क्या कहते हैं, मैटर्नल ग्रैंड मदर यानी मम्मी की मम्मी, दैट इज़ नानी। तो उनसे इंस्पिरेशन मिली और वो जो है फिर अपनी जो पोएम्स हैं उस लैंग्वेज में यानी इंग्लिश में फिर वो ट्रांसलेट करने लगे। सो यहाँ से जो है उनको काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली है। आई होप द नेम इज़ सुपर क्लियर। मूविंग ऑन, हिज वर्क वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1968। फर्स्ट पब्लिश यानी पहली बार जो है उनका काम कब पब्लिश किया गया था, इन द ईयर 1968। He often switches between English and the Meskwaki language। देखो जिस ट्राइब में रहते हैं, आज तुम इंडिया में भी देखोगे ना, हर जगह पे हिंदी भी तुमको अलग अलग टाइप की सुनाई देगी, है कि नहीं। भाषा एक ही है बट उसका फॉर्म अलग अलग बदल जाता है। तो सिमिलरली जिस ट्राइब में वो रहते थे वो ज़्यादातर उनकी भाषा बोलते थे, तो कभी वो हल्का इंग्लिश में बोलते थे, कभी उसी ट्राइब में। ऐसा होता है कॉन्फ्लिक्ट कि इफ़ यू आर स्पीकिंग सम अदर लैंग्वेज, फॉर इंस्टेंस इफ आई टेल द केस अबाउट मी, I also speak English, I speak Hindi, I also speak Sindhi, I speak Gujarati। तो कभी कभार क्या होता है when you're speaking तो कुछ कुछ वर्ड्स जो है ना मिक्स हो जाते हैं। किसी लैंग्वेज का तुम्हें कोई वर्ड पसंद हो तो तुम वो यूज़ कर लेते हो, होता है कि नहीं। तो सिमिलरली इन पोएट के साथ भी ये होता था। he often switches between English and the Meskwaki language to express himself more fully। and ऐसा माना जाता है कि आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है, जो आप बचपन से बोलते आए हो, उसमें आप चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस अगर हम ले लें हमारी नेटिव लैंग्वेज, जैसे सब मदर टंग हिंदी बोलते हैं, तो आज तुम्हें इंग्लिश में 10 चीज़ें बताने में शायद टाइम लग जाएगा किसी और लैंग्वेज में, बट हिंदी में बोलने को बोल दो, सब कुछ एक्सप्रेस कर देंगे। तो सेम वॉज विद द पोएट। इन द प्रेजेंट पोएम, अगर अभी की कविता की हम बात करें, द ग्रैंड मदर, ही ड्रॉज अ पिक्चर ऑफ हिज ग्रैंड मदर, ऑल लविंग एंड ऑल इंस्पायरिंग। तो बहुत ही ऑब्वियस है, टाइटल ऑफ द पोम क्लियरली बताता है कि वो अपनी ग्रैंड मदर, एंड हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि उसने जो है अपनी इंग्लिश की जो ट्रेनिंग है नानी जी से लिखा था ना, मैटर्नल ग्रैंड मदर, तो वी कैन
केम लाइक वी कैन कम टू अ कंक्लूजन कि ये जो पोएम है उन्होंने अपनी नानी माँ के लिए ही लिखी है. सो ही ड्रॉज अ पिक्चर ऑफ हिज ग्रैंड मदर कि कितना उसकी दादी और नानी उसको इंस्पायर करती है. एंड आई होप अगर आप लोगों को ये स्टोरी रिलेटेबल लगी कि आपकी ग्रैंड मदर भी कुछ ऐसी ही है, सो डू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन. ठीक है, सो let's begin with the poem. And one more thing before beginning with the poem, let me tell you एक छोटी सी बात जो मैं हमेशा बताती हूँ, हर सेशन में बताऊंगी. बचपन से जो है ना हम इस वर्ड को बेटा पोयम बोलते आए हैं, है कि नहीं? पोयम बोलते हैं ना, ये यम नहीं है. अरे यमराज नहीं आए, य का साउंड नहीं आएगा नाउ बिकॉज यू गाइज हैव ग्रोन अप. तो अपन य नहीं बोलेंगे, अपन क्या साउंड निकालेंगे इसमें? वी विल टेक आउट द साउंड ऑफ अ, दैट इज इट विल बी पोअम. कैसा हो जाएगा ये साउंड? पोअम हो जाएगा, ये पोयम नहीं होगा. आई होप इट इज वेरी क्लियर. ठीक है, सो नेक्स्ट हम आते हैं पोएम की शुरुआत करते हैं. पोएम बोलेंगे, यह नहीं बोलना है, बिल्कुल याद है, सबको क्लियर है? अच्छा, पोएम भी नहीं बोलना है, पोम भी नहीं है, ठीक है, पोएम चलेगा. ओके, नाउ कमिंग टू द पोएम. यहाँ पे हम बात करते हैं कि पोएम किस टाइप की होने वाली है. तो बता दिया कि ग्रैंड माँ के ऊपर है, उनकी इंस्पायरिंग है. सो लेट्स बिगिन विद दिस. एंड यहाँ पे हमने प्यारी सी ग्रैंड माँ का पिक्चर लगाया है, ऑल्दो दिस इज नॉट हिज ग्रैंड मदर ऑफ कोर्स, क्योंकि उनका पिक्चर नहीं है, बट कोई बात नहीं, ग्रैंड माँ तो ग्रैंड माँ है. चलिए, इफ आई वर टू सी हर शेप फ्रॉम अ माइल अवे. नाउ सबसे पहले आपको ये बात समझनी है कि यहाँ पे ये आई कौन है, ये मैं कौन हूँ, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आई कौन बोल रहा है. सो दिस इज बेसिकली दी पोएट. ठीक है, पोएम नहीं है, पोएट है. अरे आजा बेटा, पोएट. चलिए, सो आई कौन है? यहाँ पे पोएट है, कवि खुद के लिए कह रहे हैं, रे यंग बियर. इफ आई वर टू सी हर शेप फ्रॉम अ माइल अवे, आई वुड नो सो क्विकली दैट इट वुड बी हर. तो इन लाइन्स का मतलब क्या है कि अगर मैं उन्हें 1 मील दूर से भी देखूं, यानी अगर वो दूर से भी आ रही हो, आई वुड नो सो क्विकली, मैं एकदम से पहचान जाऊंगा कि वो मेरी जो है नानी माँ है, यानी मेरी ग्रैंड माँ है. यानी इनका रिलेशन इतना ऐसा होता है ना, इफ़ यू आर वेरी कनेक्टेड टू समवन, होता है आपके पापा यूजुअली ऐसा होता है कि ये टाइम आने का होता है, या दूर से आते हैं तो आप समझ गए कि पापा आए हैं या मम्मी आई हैं, या आपका कोई भी क्लोजेस्ट इंसान. सो सेम वॉज विद द पोएट, दूर से भी, फ्रॉम अ माइल अवे. ये कुछ डिटेल्स आपको याद रखनी है जो कि फिलअप के फॉर्म में आ जाती हैं. वही सोचते हैं स्टूडेंट्स कि मैम छोटी छोटी सी पोएम्स हैं, इनमें याद क्या रखना है. तो जैसे अ माइल अवे एक इन्फॉर्मेशन है. फॉर इंस्टेंस आपको किसी क्वेश्चन में दे दिया 2 माइल्स अवे, तो तुमको कहना है फॉल्स. ट्रू एंड फॉल्स में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, सो मैं अगर उन्हें 1 मील दूर से भी देखूं तो मैं उनको जल्दी से पहचान जाऊंगा कि दैट इज हर यानी द पोएट्स ग्रैंडमा. द पर्पल स्कार्फ एंड द प्लास्टिक शॉपिंग बैग. अब यहाँ पे उन्होंने कुछ चीजें मेंशन करी हैं, पर्पल स्कार्फ और प्लास्टिक शॉपिंग बैग. तो इससे हम समझ पा रहे हैं कि जो दादी माँ है वो एक पर्पल कलर का जो है स्कार्फ पहनती है. स्कार्फ यूजुअली जो वुमेन होती हैं वो गले में डालती हैं या सर पे डालती हैं, ऐसे डालती हैं. तो वो यूजुअली यानी पर्पल कलर का एक स्कार्फ पहनती हैं. एंड एक प्लास्टिक का शॉपिंग बैग जो होता है उनके हाथ में है. तो इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि यूजुअली जैसा होता है घरों में, मम्मी होती हैं, दादी माँ होते हैं, तो वो लोग क्या होते हैं, एक अगर आप बेसिक मिडिल क्लास फैमिली की अगर बात करो तो क्या होता है, नॉर्मली एक स्कार्फ पहना हुआ है उन्होंने, और बाजार से जो है सब्जियाँ लेके आ रहे हैं, मार्केट से शॉपिंग करके आ रहे हैं ना, डेली लाइफ की जो ग्रॉसरी है वो लेके आ रहे हैं. सो एक प्लास्टिक का शॉपिंग बैग उनके हाथ में और पर्पल कलर का स्कार्फ वो पहनी हुई है. इफ आई फेल्ट हैंड्स ऑन माई हेड, I would know that those were her hands, warm and damp with the smell of roots. So अब यहाँ पे पोइट क्या कहते हैं, if I felt hands on my head, यानी अगर उनके हाथ जब मेरे सर पे पड़े, यानी उनको पता नहीं है, मान लो वो सो रहे हैं, है ना, मान लो पोइट सो रहे हैं और किसी का हाथ अगर उनके ऐसे सर पे आया, हाथ फेरते हैं ना मम्मी पापा दादियाँ, कोई भी बड़ा जो ऐसे सर पे हाथ फेरता है, तो उनको तब भी पता चल जाएगा कि वो दादी माँ के हाथ हैं या उनकी नानी माँ के हाथ हैं. उनकी ग्रैंड मदर बोलते हैं, वही बेटर है. ठीक है, तो उनकी ग्रैंड माँ के हाथ हैं. अब यहाँ पे उन्होंने हाथों का जो है डिस्क्रिप्शन दिया है, हाउ वर हर हैंड्स. सो आपको मैं एक आइडिया देती हूँ, वार्म एंड डैम्प. आपने कभी किसी ओल्ड पर्सन के हाथों को छुआ है या देखा है? उनके हाथ कैसे होते हैं?
एकदम मैक्सिमम टाइम तो गर्म से होते हैं, और बोलते हैं ना एक सॉफ्टनेस उनकी होती है हाथों में, बिकॉज वो जो है काफ़ी विद एज जो है हाथ काफ़ी सॉफ्ट टाइप हो जाते हैं, डैम्प टाइप हो जाते हैं। अब बेसिकली डैम्प का तो मतलब होता है स्लाइटली वेट, तो स्लाइटली वेट यानी थोड़े गर्म और थोड़े जो है नमी से होते हैं, यानी स्लाइटली वेट इज बेसिकली सॉफ्ट से होते हैं, है कि नहीं। सबने कभी ना कभी अपनी दादी या नानी दादाजी किसी के तो हाथ ऐसे टच किए होंगे जो कि ओल्ड पर्सन हो, तो आप क्लियरली समझ पाते हैं कि उनके हाथ का टेक्सचर जो है कैसा होता है, वही पोएट ने बताया है। एंड यहाँ पे एक डिटेल हमको नोटिस करने जैसी है, नोटिसेबल डिटेल है, with the smell of roots। Now with the smell of roots यहाँ पे 2-3 चीजें दर्शाता है। Let me tell you, in literature things are not 2 + 2 = 4। यानी लिटरेचर मैथ्स जैसा नहीं है कि भाई मैंने कहा 2 + 2 तो 4 है। लिटरेचर में क्या है, कवि है, इंसान है भाई, तो वो अलग अलग आइडियाज अपने व्यक्त करता है। अब यहाँ से अगर हम उनकी इस बात को समझें कि द स्मेल ऑफ रूट से वो शायद ये कहना चाहते हैं कि हो सकता है उनकी जो ग्रैंड माँ है, she must be fond of gardening। she must be fond of gardening। और ऐसा होता है यूजुअली, बड़े लोग जो होते हैं बहुत ही बढ़िया प्लांटिंग वगैरह करते हैं, पौधों को पानी देते हैं, है ना, बीज बोते हैं, सॉइल को सही करते हैं, है कि नहीं। तो हो सकता है कि उनकी दादी माँ जो है यूजुअली गार्डनिंग करती हो। एंड इट हैपन्स, अगर आप कोई एक काम करते रहता है ना, तो आपका हैंड में जो है वो स्मेल सी आ जाने लगती है उसकी। तो स्मेल ऑफ रूट्स, तो जब उसकी दादी माँ जो है उनके सर पे हाथ फेरती हैं, तो सबसे पहले तो वो समझ जाते हैं कि उनके हाथ हैं वार्म एंड डैम, बिल्कुल ही सॉफ्ट, और एकदम जो है ना वो एहसास देते हैं, लविंग एहसास देते हैं विद द स्मेल ऑफ रूट्स। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ओके, मूविंग ऑन। अब आगे देखिए पोएट क्या कहते हैं। इफ आई हर्ड अ वॉइस कमिंग फ्रॉम अ रॉक आई वुड नो एंड हर वर्ड्स। तो यहाँ पे हम एक चीज तो समझ पा रहे हैं कि पोएट जो है ना अपने 5 सेंसेस के बारे में बता रहे हैं कि मेरे हर सेंसेस समझते हैं, इंद्रियां जिसे कहते हैं, 5 इंद्रियां हमारी होती हैं, जैसे हमारी आईसाइट हो गई, हमारी स्मेल हो गई, हमारी बोलने की पावर हो गई, हियरिंग, तो ये सब सेंसेस होते हैं। तो देखो हर सेंस से वो बता रहे हैं कि वो अपनी ग्रैंड माँ को पहचान पाते हैं। याद कीजिए, सही है कि नहीं। 5 सेंसेस होते हैं। कौन से होते हैं 5 सेंसेस? जिसको पता है डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में बने रहो ताकि ये जो है ना 1 to 1 अपना कनेक्शन रहे, ठीक है। सो अब जैसे शुरुआत में पोएट ने क्या बताया था कि अगर 1 मील दूर से देखूं, यानी आईसाइट वाला भी सेंस हो गया कवर इसमें। पीछे उन्होंने बताया द टच, जब वो टच करती हैं तो यानी टच का जो सेंसेशन है वो समझ गए वो। अब यहाँ देखिए, इफ आई हर्ड अ वॉइस कमिंग फ्रॉम अ रॉक, अगर एक कुछ पत्थरों के पीछे से भी मुझे कोई आवाज आए तो मैं ये समझ जाऊंगा कि ये उनकी आवाज है और ये उनके कहे हुए शब्द हैं। तो विच मीन्स यहाँ पे हियरिंग वाला जो सेंस है ये भी पोएट जो है अपनी ग्रैंड माँ का बहुत ही अच्छे तरीके से सेंस कर पा रहे हैं, विच मीन्स उनका बहुत ही गहरा कनेक्शन होगा। एंड यूजुअली इट हैपेंस, अगर बच्चे जो हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो उनकी बहुत ही बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग टाइप के फीलिंग्स होती हैं एक दूसरे के प्रति, क्योंकि मॉम डैड तो रहते ही हैं लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स जो है ना बहुत ही ज़्यादा नर्चर करते हैं, है ना, अपने जो है पोते पोती को बहुत ही नर्चर करते हैं। पोते पोती हो गए, नाते नाती हो गए, ठीक है, तो काफ़ी नर्चर करते हैं। तो यानी अब वो जो उनकी आवाज़ भी सुने, उनके शब्द भी वो पहचान जाएंगे। नाउ आई वुड नो एंड हर वर्ड्स वुड फ्लो इनसाइड मी like the light of someone stirring ashes from a sleeping fire at night। तो वो कहते हैं कि उनकी जो आवाज़ तो वो पहचान जाएंगे, मुझे पता है वो क्या शब्द कहेंगी, और उनके जो शब्द है, कही हुई बातें हैं, हम जानते हैं जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमें सीख देते हैं जीवन की, वो शायद कोई और नहीं दे सकता। ग्रैंड पेरेंट्स या फादर मदर भी ले लो, जो वो कुछ बातें सिखाते हैं हमें बचपन से, जिसे हम कहते हैं हिंदुस्तान में संस्कार होते हैं, ये वहीं से ही आते हैं। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं उनके वर्ड्स जो हैं इट वुड फ्लो इनसाइड मी, मेरे अंदर जो हैं उनके जो वर्ड्स हैं, उनके शब्द हैं वो फ्लो करते हैं लाइक द लाइट ऑफ समवन स्टिरिंग एशेस। अब स्टिरिंग एशेस का मतलब यहाँ ये है, आपने कभी ऐसे आग जलाई होगी, बॉन फायर टाइप्स किया होगा, है कि नहीं, सर्दी के मौसम में। तो ऐसा होता है कि कभी कभार ये जब आग जल रही होती है ये धीमी होने लगती है, बुझने लगती है, स्लीपिंग फायर हो जाती है, सो जाती है फायर। पर जैसे ही तुम जो है एक लकड़ी लो या कुछ ऐसे करो और उसको यूं यूं करने लगो या हवा करने लगो, तो वो एशेस जो है फिर से उठने लगते हैं।
तो यही यहाँ पे पोएट बताना चाहते हैं कि कभी जीवन में जब वो बहुत परेशान होते हो, निराश होते हो, उनकी वर्क लाइफ, कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आता हो, तो उनकी ग्रैंड माँ के जो वर्ड्स हैं उनकी रगों रगों में जो है बहने लगते हैं, उनके अंदर फ्लो करने लगते हैं एंड उनके अंदर एक लाइट जगा देते हैं। जैसे बोलते हैं ना, सोई हुई आग को जगा दिया। तो सेम टाइप से पोएट बताना चाहते हैं कि कैसे उनकी ग्रैंड मदर के वर्ड्स उनको इतना इफेक्ट करते हैं, वो हमेशा उनकी बातें याद रखते हैं। सो स्टिलिंग एशेस का यहाँ मैंने मीनिंग भी दिया है, gives energy and life to those hiding from responsibility when their contribution to a fire is needed most। यानी जो सोया इंसान है, कभी कभार होता है ना जीवन से अपन भी परेशान हो जाते हैं, एग्जाम्स आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है ना, सब अटेंड करना है, बच्चों को भी होती है, ऐसा नहीं है, टेंशन सबको होती है। तो वो होता है ना, एक सोई हुई जो आग है उसको जगाने के लिए कोई ना कोई मोटिवेशन चाहिए। सो यहाँ पोएट के लिए मोटिवेशन है उनकी ग्रैंड मदर के वर्ड्स। ऑलराइट, सो नाउ यहाँ तो पोम हमारी खत्म होती है, बट लेट मी क्विकली गिव यू अ समरी ऑफ द पोम कि अगर इफ इन एग्जामिनेशन आपको समरी लिखने को आ जाए, एक तो आता है लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन कि आपको 4 लाइंस दे दी, एक्सप्लेन द मीनिंग, तो वो तो मैंने पीछे करवा दिया। ओवर हेयर वील फाइंड द समरी ऑफ द पोम। संक्षिप्त में हम एक बार पोम को देख लेते हैं। सो पोम का टाइप क्या है पहले बेटा हम वो समझेंगे। The poem has been written in blank verse and pays tribute and respect to poet's grandmother who was so loving and caring। तो पोम का टाइप क्या है? यहाँ पे पोम लिखी गई है ब्लैंक वर्स में। तो देखो बेटा, कविताएं जो हैं बहुत अलग अलग वर्ड्स में लिखी रहती हैं। बचपन में जो हम पोम पढ़ते थे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार व्हाट कलर यू आर, ऐसा होता था ना, तो भाई ये सब जो हैं पोम्स, ये राइमिंग होती थी, तो ये भी एक टाइप था। ये पोम इज इन ब्लैंक वर्स। अब ब्लैंक वर्स का मतलब होता है पोएट्री दैट हैज अ कंसिस्टेंट मीटर बट नो फॉर्मल राइम स्कीम। तुमने देखा होगा बड़े होके बच्चे कहते हैं मैम पोम पोम नहीं लगती। बचपन में तो पोम हम राइम करते थे, जिंगल 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 बेल ये सब करते थे, अब नहीं लगती। तो ये भी पोम ही है बेटा, बस पोम के टाइप है। जैसे ये हमने जो कविता पढ़ी वो ब्लैंक वर्स में, देखो यहाँ पे कुछ चीजें राइम नहीं हो रही है। would flow inside me like the light of someone stirring ashes। So this is basically not a rhyme, लेकिन एक consistent मीटर है कि कुछ कुछ मीटर पे वो सेम टाइप की बातें रिपीट हो रही हैं, ठीक है। एंड इसमें क्या किया है, पोएट ने अपनी ग्रैंड माँ को रिस्पेक्ट दिया है और एक ट्रिब्यूट पे किया है। She was source of inspiration to the poet and he feels her presence all the time। वो पोएट के लिए इंस्पिरेशन थी हैं और वो जो है हर बार ऑल टाइम उनका प्रेजेंस फील कर सकते थे। In different lines, he has drawn a vivid picture of his grandmother। Vivid picture यानी अलग अलग लाइनों में उन्होंने बताया है कि उनकी माँ, ग्रैंड माँ जो है वो कैसी थी, कि कभी जो है उनको दूर से देख के वो पहचान जाते। पर्पल स्कार्फ, प्लास्टिक बैग लेके रखी, हाथों से स्मेल ऑफ रूट्स आ रही है। तो काफी उन्होंने जो है विविड पिक्चर अपनी ग्रैंड माँ का दिया है। The poet says that he can feel presence of his grandmother from even a mile away। ये तो बात हमने डिस्कस कर ली। फिर while going to the market she would be in purple scarf, पर्पल कलर का स्कार्फ पहना होगा, with a plastic shopping bag in her hand। और शॉपिंग बैग होगा कैसा, प्लास्टिक का, उनके हाथ में। If his grandmother puts her hand on his head, he would not be mistaken that those are grandmother's hands of warmth and affection। और जब उनके सर पे वो हाथ फेरती हैं तो वो बिल्कुल ही एकदम से पकड़ लेंगे कि ये किसका है, उनकी ग्रैंड माँ का हाथ है। The hands of grandmother on my head takes me to the roots of my family, says the poet। Now again the poet has in-depth feeling of the voice of his grandmother। It flows inside his heart like a light kindled by someone very much affectionate and loving to him। Kindled का मतलब होता है किसी भी चीज को आग जलाना, जैसे माचिस की तीली से मैंने आग जलाई, तो वैसे ही ग्रैंड माँ के जो वर्ड्स थे उनके अंदर जो है एक लाइट को जो है जला देते हैं। और वो लाइट कौन जला सकता है, हमसे जो बहुत ही ज़्यादा करीब हो। होता है ना, कभी हम बहुत डाउन फील करते हैं तो हमारा कोई एक बहुत ही अच्छा दोस्त, शायद टीचर भी हो सकता है, मेंटर या मम्मी पापा, हमें कुछ ऐसी बातें करते हैं जो मोटिवेट करते हैं। एंड सेम थिंग वॉज विद द पोएट। सो आई होप दिस समरी ऑफ द पोएम इज सुपर क्लियर। आगे देखते हैं। If someone stirs the sleeping fire, it gives a glow from inside। In the same way, the feeling of presence of grandmother awakens his sleeping memories and thoughts the same way। तो सेम तरीके से पोएट के जो सोए हुए अरमान थे, उसके सपने थे, वो सब जो है फिर से ग्रैंड माँ के शब्द जगा देते हैं। सो अगेन आई होप सारी कहानी क्लियर है। एंड मैं ये रीडिंग जो है पर्पसली करती हूँ ताकि आपको हर चीज़ का उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन समझ आए। ओके
So with this, dear students, we end poem number 1, The Grandmother. अगर poem अच्छी लगी हो तो ज़रूर से मुझे comment section में बताना, ताकि मुझे भी जो है मोटिवेशन मिलता रहे. आपके वर्ड्स जो है मेरे लिए इनकी ग्रैंडमा के ही वर्ड्स हैं जो मोटिवेशन देते रहते हैं. एंड वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ नहीं, जितने भी क्लास 9 के दोस्त हैं सभी के साथ शेयर करिए, क्योंकि ज्ञान जो है बांटने से ही बढ़ता है. Let me quickly take you through our channel Magnet Brains. Magnet Brains दोनों ही मीडियम में है, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम. ये सब हमारे टॉप कोर्सेज हैं एंड सभी कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं. अब भाई फ्री है तो इसका मतलब ये नहीं है क्वालिटी के साथ कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ है. एक नंबर क्वालिटी मिलेगी. सभी टीचर्स जो हैं एक्सपर्ट टीचर्स हैं, आपके लिए लगे हुए हैं कि हमारे स्टूडेंट जो हैं बढ़िया सी बेहतरीन सी तैयारी करें. सो आप जो है हमारे चैनल पे बने रहें. यूट्यूब पे तो आप देख ही सकते हैं, एंड अगर आप चाहें तो वेबसाइट पे भी जा सकते हैं www.magnetbrains.com. यहाँ डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी है. प्लेलिस्ट की लिंक दी है कि कौन सी क्लास में आप हैं, कौन सा बोर्ड आप फॉलो करते हैं, उसके सभी सीक्वेंशियली वीडियोस अरेंज्ड हैं. ये जो हमारा क्लास 9 का कोर्स चल रहा है इसकी भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी है. प्लेलिस्ट बनी हुई है ताकि सीक्वेंस में एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर, ग्रामर, एमसीक्यूज आप सब एक्सेस कर पाए. One last thing, I know all of you must be somewhere on the social media, so do follow us on our Instagram handle for more updates. See you all guys in the next session, जिसमें हम इसी particular poem के question answers को discuss करेंगे. Till then, goodbye and take care.